नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि शराब घोटाले के केस में गिरफ्तार दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया है। सिसोदिया के साथ साथ 9 महीने से मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने भी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। दोनों मंत्रियों के इस्तीफे के बाद अब केजरीवाल के एक और मंत्री पर जांच शुरू हो गई है। एक और मिनिस्टर पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। आज सिसोदिया और जैन दोनों मंत्रियों के इस्तीफे की खबर तब आई जब मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। लेकिन सवाल यह, क्या मनीष सिसोदिया के इस्तीफे का फैसला उनकी गिरफ्तारी से पहले हो गया था? क्या गिरफ्तारी से पहले ही मनीष सिसोदिया अपना इस्तीफा लिखकर केजरीवाल को दे गए थे? और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया तो कुछ ही देर बाद मनीष सिसोदिया के इस्तीफे का ऐलान कर दिया गया। सिसोदिया के इस्तीफे को बीजेपी ने सत्य की जीत बताया और आम आदमी पार्टी ने इसे नैतिकता का तकाजा बताया। फिर बीजेपी ने पूछा कि नैतिकता की याद 9 महीने बाद क्यों आई? सत्येंद्र जैन 9 महीने से जेल में हैं, उनके इस्तीफे का ऐलान अब क्यों किया गया? वैसे बात हैरान करने वाली है कि अरविंद केजरीवाल ने 9 महीने से जेल में बंद सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल से नहीं हटाया था, लेकिन सिसोदिया का इस्तीफा गिरफ्तारी के 48 घंटे के भीतर ले लिया गया। सवाल यह है, क्या केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के रुख से डर गए या फिर केजरीवाल अपने मंत्रियों का इस्तीफा लेकर नैतिकता के आधार पर बीजेपी पर पलटवार करेंगे? सवाल यह भी है कि दिल्ली के 2 मंत्री जेल में हैं। मनीष सिसोदिया के पास 18 मंत्रालय थे। अब केजरीवाल इन सारे मंत्रालयों को किस किस को देंगे? पता यह लगा कि केजरीवाल जल्दी ही 2 नए मंत्रियों को अपनी कैबिनेट में शामिल करेंगे। प्रश्न यह है कि क्या मनीष सिसोदिया के इस्तीफे से केजरीवाल की मुसीबतें कम हो जाएंगी या फिर राजनीतिक दिक्कतें और बढ़ेंगी? आज इस पर डिटेल में बात करेंगे आज की बात में, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं मनीष सिसोदिया के इस्तीफे के तुरंत बाद बीजेपी ने कैसे केजरीवाल पर हमला किया। हमारे 2-3 सवाल हैं। सत्येंद्र जैन को इस्तीफा देने के लिए कब से कहा जा रहा था? 8 या 9 महीने से। दिल्ली की जनता के ऊपर बिना उनके विभाग के मंत्री के वो जेल के अंदर थे और जेल में क्या क्या करते थे सबके सामने था। और मनीष सिसोदिया के अंदर अगर थोड़ी भी नैतिकता होती, जिस दिन उनके ऊपर यह गंभीर आरोप लगा उनको उसी दिन इस्तीफा देना चाहिए था और कहते कि जब तक मैं पाक साफ होकर नहीं निकलूंगा तब तक मैं काम नहीं करूंगा। लेकिन आज भी बहस में क्या कर रहे थे कि हम 18 विभाग संभालते हैं, तो अगर हम जेल चले जाएंगे तो 18 विभाग कौन संभालेगा? तो भ्रष्टाचार का जवाब नहीं, 18 विभाग चलाने की चाहत अधिक। आज उनका इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी विजय है। अरविंद केजरीवाल जी, अब आपके ईमानदारी का चोला बिल्कुल उतर चुका है। देश देख रहा है और देखेगा कि आपके लोग कैसा काम करते हैं। और आज हम मनीष सिसोदिया जी को जब कोर्ट से राहत नहीं मिली तब उन्होंने इस्तीफा दिया, और चूंकि उनका इस्तीफा लेना पड़ा तो 9 महीने बाद सत्येंद्र जैन का इस्तीफा हुआ। यह है अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स। असल में आज दिन में ऐसा लगा जैसे केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद थी। उनकी तरफ से सिसोदिया के लिए अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। मनु सिंघवी ने काफी दलीलें दी, बड़े वकील हैं। सिंघवी ने कहा कि एक्साइज पॉलिसी का डिसीजन किसी और कमेटी ने लिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस पॉलिसी पर मोहर लगाई, सिसोदिया के पास से कोई रकम बरामद नहीं हुई। सिंघवी ने यह भी कहा कि किसी भी आरोपी को गिरफ्तार तब किया जाता है जब उसके देश से भागने की आशंका हो, वो समन लेने से इनकार कर रहा हो, सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ कर रहा हो, लेकिन उनके मुवक्किल ने ऐसा कुछ नहीं किया। अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी, जब भी पूछताछ के लिए बुलाया गया मनीष सिसोदिया सीबीआई के पास गए, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने बेसिक सवाल पर ही मामले को अटका दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए? यह मामला दिल्ली का है, जमानत के लोअर कोर्ट में अप्लाई कर सकते थे, हाई कोर्ट जा सकते थे।
अगर इस तरह के सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करने लगे तो ये गलत परंपरा होगी। अदालत ने रेगुलर बेल के लिए हाईकोर्ट जाने की सलाह देकर मनीष सिसोदिया को राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी में जबरदस्त हलचल शुरू हुई और थोड़ी ही देर बाद यह खबर आ गई कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है और केजरीवाल ने दोनों के इस्तीफे मंजूर भी कर लिए हैं। जब यह खबर कंफर्म हो गई तो संजय सिंह कैमरे के सामने आए। उन्होंने कहा मनीष सिसोदिया को दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था सुधारने की सजा मिली है। संजय सिंह ने कहा कि मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद सरकार के कामकाज में किसी तरह की दिक्कत ना हो, व्यवधान ना आए, दिल्ली के लोगों के काम न रुकें, इसलिए केजरीवाल ने अपने मंत्रियों के इस्तीफे मंजूर कर लिए। देखिए, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का प्यार और आशीर्वाद पाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनका काम किसी प्रकार से रुकना नहीं चाहिए, बाधित नहीं होना चाहिए। इस कारण से दोनों मंत्रियों का, आदरणीय मनीष सिसोदिया जी का और सत्येंद्र जैन जी का इस्तीफा लिया गया है। उसको मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन जहां तक इन दोनों मंत्रियों के ऊपर लगे हुए आरोप का सवाल है, ये आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है, फर्जी है और कोई सत्यता इसमें नहीं है। यह बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। क्या आरोप लगाया बीजेपी के लोगों ने? 10,000 करोड़ की रिश्वत खाई मनीष सिसोदिया ने। 14 घंटे सीबीआई का छापा घर पर हुआ, गांव पर हुआ, दफ्तर में हुआ, बैंक का लॉकर चेक कर लिया। कहीं तो कोई कागजात, कोई सोना, कोई संपत्ति मिलती। लेकिन एक फर्जी, एक बेबुनियाद आरोप उस शिक्षा मंत्री के ऊपर लगाया गया जिन्होंने दिल्ली के 18 लाख बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए दिन रात मेहनत किया, एक बेहतरीन शिक्षा का मॉडल पूरी दुनिया और देश को दिया। आज पूरा देश इस बात को देख रहा है, करोड़ों लोग इस बात को देख रहे हैं कि कैसे एक सरकार को, कैसे आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से, अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबरा कर और परेशान होकर आज बीजेपी और मोदी सरकार उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही है। संजय सिंह कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को अच्छे काम की सजा मिली, लेकिन मनीष सिसोदिया ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि वो तो सिर्फ मोहरा हैं, बीजेपी के निशाने पर तो अरविंद केजरीवाल हैं। मनीष सिसोदिया ने 3 पेज का जो इस्तीफा लिखा है उसमें कोई तारीख नहीं है, इसलिए ऐसा लगा कि जेल जाने से पहले ही इस्तीफा लिख लिया गया था, केजरीवाल को दे दिया गया था। 3 पेज के इस लेटर में मनीष सिसोदिया ने अपने बचपन से लेकर दिल्ली का शिक्षा मंत्री बनने तक की कहानी डिटेल में लिखी है। मनीष ने लिखा, न कोई उनसे बेईमानी करवा सकता है और अगर वो खुद चाहें तो भी बेईमानी नहीं कर सकते क्योंकि उनके संस्कार ऐसे नहीं हैं। मनीष सिसोदिया ने लिखा, बीजेपी कई साल से उन्हें डरा धमका रही थी। बीजेपी चाहती थी कि वो केजरीवाल का साथ छोड़ दें, लेकिन जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो गिरफ्तार करवाकर जेल में डाल दिया और अभी कई और एफआईआर की जाएंगी। इसके साथ ही सिसोदिया ने यह भी लिखा कि बीजेपी उन पर जितने चाहे आरोप लगा रही है, जितने चाहे हमले कर रही है, उसका असली टारगेट तो अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि इस वक्त सारा देश अरविंद केजरीवाल को एक बड़े लीडर के तौर पर देख रहा है। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने वही बातें लिखी जो वो लगातार कहते आए हैं, जैसे कि उन्होंने दिल्ली के स्कूलों की हालत सुधारी। इस्तीफे के अंत में उन्होंने लिखा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने भले इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन पार्टी पूरी मजबूती से इन दोनों के साथ खड़ी है क्योंकि इन्हें झूठे केसेस में फंसाया गया है। पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने यह भी संकेत दिया कि जल्दी ही केजरीवाल की कैबिनेट में 2 नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि सिसोदिया और जैन के पास कई अहम मंत्रालय थे। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अपने काम के लिए जाने जाने वाले मंत्री श्री सत्येंद्र जैन, श्री मनीष सिसोदिया जी, इन दोनों के पीछे पड़ के
केंद्र सरकार ने इन्हें झूठे, फर्जी, नकली मुकदमों में फंसाया है और ये संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है आज कि सबसे ज्यादा काम करने वाले मंत्रियों के पीछे देश की केंद्र सरकार पड़ी हुई है। ज्यादातर जो अहम मंत्रालय थे, पोर्टफोलियोज थे, डिपार्टमेंट्स थे, वो इन दो हमारे सीनियर मिनिस्टर्स के पास थे। तो इनकी एब्सेंस में दिल्ली वालों का काम जो है वो प्रभावित ना हो, दिल्ली का काम ना रुके, दिल्ली वालों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए इन्होंने इस्तीफे दिए हैं। इनकी जगह 2 नए मंत्री जल्द बनाए जाएंगे। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की जनता की बात की और संजय सिंह ने विरोधी दलों का गला घोटने की बात कही। संजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार विपक्ष को खत्म करना चाहती है, इसलिए विरोधी दलों के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। संजय सिंह ने कहा कि मोदी को अगर विपक्ष के नेताओं से इतनी ही दिक्कत है तो सभी को एक साथ जेल में डाल दें। अगर सरकार कहेगी तो वो खुद ही जेल जाने को तैयार है। मोदी जी को मीडिया का और जांच एजेंसियों का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सारे विपक्ष के नेताओं को एक दिन निर्धारित करो और सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। और मैं तो कहूंगा अगर मोदी जी ऐसा प्रस्ताव देते हैं तो हम लोग खुद से चले जाएंगे गिरफ्तारी देने के लिए। क्यों बर्बाद करते हो टाइम? इनको नोटिस, इनको पकड़ना, इनको धकड़ना, यहाँ छापेमारी, वहाँ छापेमारी, टाइम बर्बाद मत करो। दूसरे काम करना है देश के लिए करो। हम सबको गिरफ्तार करके जेल में डालना, डाल दो एक बार में। भाई आप इस देश के महाराजा हैं, तानाशाह हैं, डिक्टेटर हैं, आप सबको जेल में डाल दीजिए, क्या दिक्कत है? संजय सिंह को बीजेपी के कई नेताओं ने जवाब दिया। मनोज तिवारी से लेकर दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बघेल तक सबने कहा जिसने भी गड़बड़ी की है वो सब जेल जाएंगे। रामवीर सिंह बघेल ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, सारे घोटाले अरविंद केजरीवाल के डायरेक्शन में हुए हैं, इसलिए लपेटे में केजरीवाल भी जल्दी ही आएंगे। कम से कम 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला इस नई एक्साइज पॉलिसी में किया गया है। अरविंद केजरीवाल इस नई एक्साइज पॉलिसी को वापस ले और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के स्कूल्स के बगल में जो धार्मिक स्थल थे, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, उनकी बगल में जब शराब के ठेके खोले तो दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया। आज दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हो गया है। यह दिल्ली के लोगों की जीत है और अंत में जो इस शराब घोटाला के सरगना है, अरविंद केजरीवाल को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के मामले में केसीआर, ममता बनर्जी, पिनराई विजयन से लेकर उद्धव ठाकरे तक सब आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं। ज्यादातर विरोधी दलों ने सिसोदिया की गिरफ्तारी को राजनीतिक बदले की भावना का सबूत बताया, लेकिन कांग्रेस इस मामले में अलग लाइन पर है, वो केजरीवाल के साथ नहीं है। कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, कोरोना काल जब दिल्ली को बिना ऑक्सीजन के तड़पा रहा था, उस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार शराब नीति बना रही थी, इसलिए सवाल तो उठेंगे। और इसके बाद सुप्रिया ने कहा, जब कांग्रेस के नेता गिरफ्तार हो रहे थे तब केजरीवाल खामोश बैठे थे। सरकार की ईडी और सरकार की सीबीआई भाजपा के किसी भ्रष्ट नेता के पास नहीं जाएगी। कोई सवाल नहीं है कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों। अडानी जी पर अभी तक सीबीआई ईडी नहीं पहुंचेगी, ना इनकम टैक्स पहुंचेगा, ना डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस पहुंचेगा, ना एसएफआईओ आएगा, ना सेबी बोलेगा। चुप्पी बरकरार है क्योंकि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। सारी एजेंसी और सारा तंत्र ले देकर ऑपोजिशन के खिलाफ ही क्यों जाता है, यह अपने आप में एक सवाल है। लेकिन अपने आप में एक यह भी सवाल है कि जब दिल्ली तड़प रहा था बिना ऑक्सीजन के,
तो हम शराब नीति बना रहे थे। एक ये भी सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, 7 आपके सांसद हैं, 8 आपके विधायक हैं, आप कौन सी कुंभकर्ण की नींद सोए थे? क्यों नहीं आप शिकायतकर्ता बने? इस शराब घोटाले पर आपका बिल्कुल सही कहना है, हम ही शिकायत करता है, लेकिन जो ब्रूट फोर्स इस्तेमाल अपोजिशन के खिलाफ होता है वो लगातार होते जा रहा है और उसको हम देख रहे हैं और उस पर हम बिल्कुल टिप्पणी करेंगे। सवाल इस घोटाले को लेकर हैं और रहेंगे, लेकिन क्या यह उचित कार्रवाई है, इस पर भी सवाल उठेगा। सवाल इस पर भी उठेगा कि जब हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है, जब हमारे शीर्ष नेतृत्व को ईडी बुला बुला के प्रताड़ित करती है, तब क्या आम आदमी पार्टी ने एक शब्द भर्त्सना का बोला था? उनके अंदर वो नैतिकता नहीं होगी, लेकिन हमारे अंदर अभी जिंदा है। कांग्रेस की परेशानी समझ में आती है। मनीष सिसोदिया के मामले में सीबीआई कितने भी सबूत दे, अदालत जो भी फैसला सुनाए, केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में कितनी भी तकरार हो, विरोधी पार्टियों से कितने ही अलग विचार हो, सब मिलकर इसमें मोदी को घसीटेंगे, इसे अडानी से जोड़ेंगे। वो सरकार पर विरोधियों का गला दबाने और दोस्तों को बचाने का आरोप लगाते रहेंगे। लेकिन आज के दिन बड़ा सवाल यह है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा क्यों दिया। अब तक तो आम आदमी पार्टी की पॉलिसी यह रही है कि कितने भी आरोप लगे, मंत्री चाहे कितने महीने से जेल में हो, लेकिन इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ी। सत्येंद्र जैन 9 महीने से जेल में हैं, न उनसे इस्तीफा मांगा गया था, न उन्होंने इस्तीफा दिया था। आज मनीष सिसोदिया के मामले में भी केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने का इंतजार किया और जब फैसला उनके पक्ष में नहीं आया तो फिर मनीष सिसोदिया के पहले से तैयार इस्तीफे का ऐलान कर दिया गया और जब मनीष का इस्तीफा हो गया तो जेल में बंद सत्येंद्र जैन अपने पद पर कैसे बने रह सकते थे, उसका ऐलान भी करना पड़ा। यह साफ है जेल में बंद मंत्रियों के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। अब बीजेपी कहेगी कि जो पार्टी करप्शन से लड़ने के नाम पर बनी थी उसके मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप में इस्तीफा देना पड़ा। आम आदमी पार्टी कहेगी बीजेपी केजरीवाल से डर गई और साजिश के तहत उनके मंत्रियों को फंसाया गया। लेकिन केजरीवाल के लिए एक और परेशानी की बात यह है कि इन दोनों के इस्तीफे के बाद कैबिनेट में जो सीनियर मिनिस्टर बचे हैं और जिन कैलाश गहलोत को वो अतिरिक्त मंत्रालय का कार्यभार दे रहे हैं, उन पर भी तलवार लटक रही है, क्योंकि सीबीआई ने दिल्ली के बस घोटाले की जांच शुरू कर दी है। आज दिल्ली के नंदनगरी डिपो में सीबीआई की रेड हुई। अगर सीबीआई को घोटाले के सबूत मिले तो फिर कैलाश गहलोत की मुसीबतें भी बढ़ सकती हैं। केजरीवाल के लिए दूसरी चिंता की बात यह है कि शराब घोटाले की आंच अब पंजाब में भगवंत मान की सरकार तक पहुंचने लगी है। पंजाब में भी शराब को लेकर एक्साइज नीति बदली गई। पंजाब में भी पॉलिसी को बदलने के बाद रातों रात उसे वापस ले लिया गया। पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने नई शराब नीति के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म रिलीज किए थे उन्हें वेबसाइट से हटा लिया गया है। इल्जाम यह है कि पंजाब की आबकारी नीति भी दिल्ली की तर्ज पर बनी थी। इसके बाद लाइसेंस रिन्यू करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिए गए थे, लेकिन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद ऑनलाइन फॉर्म वापस लेने का फैसला किया गया। पंजाब के शराब कारोबारी और विपक्ष के नेता पहले से ही इस नई एक्साइज पॉलिसी का विरोध कर रहे थे। विपक्ष का आरोप है कि पंजाब की जो नई एक्साइज पॉलिसी बनी उसका ड्राफ्ट दिल्ली में मनीष सिसोदिया के घर पर ही तय किया गया था। पॉलिसी ऐसी बनाई गई कि पंजाब में शराब का सारा कारोबार बाहर के बिजनेसमैन के हाथों में चला जाएगा। इसीलिए अब अकाली दल और बीजेपी के नेता पंजाब की लिकर पॉलिसी भी सीबीआई जांच करे ऐसी मांग कर रहे हैं। असलियत यह है कि जिन लोगों ने दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी ड्राफ्ट की थी वही टीम जो है उन्होंने पंजाब की जो है पॉलिसी ड्राफ्ट की थी। यहाँ से अफसर गए थे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी इन्वॉल्व हुए थे, सिसोदिया साहब भी इन्वॉल्व हुए थे, बाकी जितने मिडलमैन हैं वो सारे वही थे, ठेकेदार भी वही थे। यहाँ चंडीगढ़ में होटलों में मीटिंग हुई थी और पंजाब के अफसर्स को तो पहले ही सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। तो अब जब दिल्ली में इनका मेन जो है सिसोदिया साहब वो अरेस्ट हो गए तो अब इनको भी
जो है चिंता लगने लगी है कि आज नहीं तो कल सीबीआई पहुंच जाएगी। लेकिन सीबीआई को चाहिए कि इमीडिएटली इसको साथ में कवर करें। बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली की शराब घोटाले को एक्सपोज किया था। आज उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पिछले साल सितंबर में ही ईडी और सीबीआई को लेटर लिखकर पंजाब में हो रहे शराब घोटाले की भी शिकायत की थी। सिरसा का आरोप है कि पंजाब सरकार की एक्साइज पॉलिसी बनाने के लिए पंजाब के आबकारी मंत्री और अफसर दिल्ली जाते थे। मनीष सिसोदिया के घर पर मीटिंग्स होती थी। इन लोगों ने ऐसी पॉलिसी बनाई कि होलसेल का काम सिर्फ 2 ही पार्टियों को मिले। सिरसा ने सीबीआई को जो लेटर भेजा था उसमें राघव चड्ढा, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, पंजाब की एसएएस नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह समेत 14 लोगों को नामजद आरोपी बनाने की मांग की थी। सिरसा का आरोप है जिन कंपनियों पर केस चल रहे हैं, जो ब्लैक लिस्टेड हैं, उन्हें पंजाब में शराब का कारोबार सौंपने की तैयारी हो रही है। जैसे दिल्ली में 2% से बढ़ाकर 12% प्रॉफिट मार्जिन किया गया होलसेलर के लिए, इसी तरह सेम पॉलिसी जो थी पंजाब में भी बनाई गई, वहां 10% किया गया। और ये पॉलिसी मनीष सिसोदिया जी के घर पर बनाई गई दिल्ली में। इसके लिए पंजाब के अफसर, पंजाब के एक्साइज मिनिस्टर और सारा डिपार्टमेंट दिल्ली में आता था, जिसकी रिटर्न में मैंने शिकायत 13 सितंबर 2022 को ईडी को और सीबीआई को दी। मैंने बताया किस तरह से जैसे दिल्ली में काम दिया गया, इसी तरह पंजाब के 2 बड़े कारोबारियों को, जिसमें एक ब्रिंडको दिल्ली की कंपनी है जो पहले से जिसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, और दूसरी अनंत वाइन्स जो पंजाब में है, ऐसी 2 बड़ी कंपनियों को, अनंत वाइन्स ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, इसके बावजूद उसको काम दिया गया और सारा हजारों करोड़ रुपए का होलसेल का काम 2 सुपर L1 बनाकर पंजाब के आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बहुत बड़ी रकम पैसे की ली और यह काम उनको दिया। अब मुझे उम्मीद है, जैसे ईडी ने पहले भी पंजाब के कुछ अफसरों में इसमें सम्मन किया था, ईडी इसमें केस रजिस्टर जल्दी करे, सीबीआई, और ये लोग भी बहुत जल्दी पंजाब के अफसर जो, पंजाब के पॉलिटिशियन जो शराब घोटाला किया, जिन लोगों ने सुपर L1 बेची और करोड़ों रुपए अंडर टेबल लिया है, बहुत जल्दी वो भी सीबीआई की गिरफ्त में होंगे और आम आदमी पार्टी का ये चेहरा भी बेनकाब होगा किस तरह शराब माफिया और करोड़ों रुपया इकट्ठे करने वाली पंजाब की सरकार और दिल्ली की सरकार के मंत्री जल्दी जेल में होंगे। अब इसमें समझने की बात यह है कि जिस तरह से शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया पर केस बना है, जिस तरह से उन्हें जेल में जाना पड़ा है, अगर उसी तरह पंजाब में भी एक्शन हुआ, पंजाब सरकार के मंत्री लपेटे में आए, पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर सवाल उठे, तो केजरीवाल को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और चूंकि पंजाब सरकार ने शराब के ठेकों के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म जारी किए थे, उन्हें रातों रात वापस ले लिया, वेबसाइट से हटा दिया, इसलिए शक और बढ़ गया। और इसीलिए अब पंजाब में भी विरोधी दलों ने भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पर हमले तेज कर दिए हैं। आज महाराष्ट्र से हैरान करने वाली खबर आई। एक किसान ने 512 किलो प्याज मंडी में बेचा और कीमत मिली ₹2.49। जी हां, किसान ने मंडी में व्यापारी को 512 किलो प्याज दिया, बदले में उसे ₹2.49 की पर्ची मिल गई। सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, लेकिन यह खबर सही है, परेशान करने वाली है। हालांकि नासिक और लासल गांव की मंडी में पता किया तो मालूम हुआ कि किसानों से प्याज क्वालिटी के हिसाब से ₹1 किलो से लेकर ₹6 प्रति किलो तक खरीदा जा रहा है। जिस किसान को 512 किलो प्याज के बदले ₹2.5 मिले, उसका कहना है कि वो 70 किलोमीटर दूर मंडी तक प्याज लेकर गया। व्यापारी ने ₹1 किलो के हिसाब से प्याज लिया, फिर माल ढुलाई और तौलने का खर्च काटकर ₹2.5 की पर्ची दे दी। यह बेखबर आई तो पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता प्याज की माला पहनकर विधानसभा में पहुंचे, खूब हंगामा किया, सरकार पर हमला भी किया। महाराष्ट्र की सरकार ने जवाब में कहा कि किसानों से प्याज सरकार सही रेट में खरीद रही है, नेफेड ने खरीदारी शुरू कर दी है, लेकिन इस मामले में तमाम सवाल पैदा हुए। हमारे देश में प्याज ₹1 बिक रहा है, जबकि ब्रिटेन और तमाम यूरोपीय देशों में प्याज की कीमत चिकन से 3 गुना ज्यादा हो गई है। फिलीपींस, मोरक्को, टर्की, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान,
किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान जैसे दर्जनों देशों में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। प्याज की राशनिंग करनी पड़ रही है। लोगों को 2 से ज्यादा प्याज खरीदने की परमिशन नहीं दी गई है। और हमारे देश में प्याज सस्ता और दुनिया भर में प्याज महंगा क्यों है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए मैंने इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स को नागपुर, नासिक और लासलगांव की मंडियों में भेजा। प्याज की खेती करने वाले किसानों के पास भेजा। एक्सपोर्ट के एक्सपर्ट से बात की, सरकार के नुमाइंदों से बात की। इन सब की बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखा देता हूं कि महाराष्ट्र विधानसभा में आज क्या हुआ, क्योंकि आज विधानसभा में प्याज की कीमतों को लेकर जबरदस्त सियासत हुई। आज एनसीपी के तमाम विधायक प्याज की टोकरियां सिर पर रखकर, प्याज की मालाएं गले में पहनकर विधानसभा पहुंचे। सुरक्षा कर्मियों ने इस तरह प्याज की टोकरियों के साथ असेंबली में घुसने से रोका तो बहस होने लगी। विधायकों को प्याज की टोकरी के साथ विधानसभा में नहीं जाने दिया गया तो एनसीपी के नेताओं ने विधानसभा के गेट पर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार, महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल, विधायक रोहित पवार और धनंजय मुंडे जैसे नेताओं ने प्याज की कीमतों को लेकर, किसानों की हालत को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एनसीपी के विधायकों ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को किसानों की कोई फिक्र नहीं है, वो बस हिंदुत्व के एजेंडे का शोर मचाने में लगी है। वहीं प्याज उगाने वाले किसान रो रहे हैं क्योंकि उनको लागत के बराबर तक दाम नहीं मिल पा रहा। किसान अपनी फसल को फेंक देने के लिए मजबूर हो गए हैं। जो प्याज का भाव है इतना कम है कि अपने जमीन से उसको निकाल के मार्केट तक लेके जाने के लिए भी भाव नहीं है। तो बहुत सारे किसान अपने ही जमीन में उसको गाड़ रहे, जाल रहे, और ये सरकार किसानों पे ध्यान नहीं दे रही, रेट बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं कर रही। आज इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो एक्सपोर्ट का मार्केट बहुत अच्छा है, लेकिन केंद्र सरकार इस बारे में कुछ भी निर्णय नहीं ले रही। और ये राज्य सरकार जो कॉटन के किसान है या प्याज के किसान है या अंगूर के किसान है, उनके बारे में कुछ भी निर्णय वहाँ पे नहीं ले रही, और उसके कारण ये जो किसान है वो बहुत बड़े नुकसान में जा रहे हैं। सामान्य की सरकार और 18 घंटा काम करने वाली सरकार सिर्फ पेपर में और कुछ नहीं, उनको सिर्फ इलेक्शन पड़ा है, बाकी कुछ नहीं। विधानसभा के बाहर प्रोटेस्ट करने के बाद एनसीपी के विधायकों ने सदन में भी यह मुद्दा जोर शोर से उठाया। ऑपोजिशन के लीडर अजित पवार ने कहा, जब उनकी सरकार थी तो किसानों को प्याज के सही दाम दिलाए गए, लेकिन एकनाथ शिंदे की सरकार किसानों की मुश्किल पर ध्यान नहीं दे रही है। जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इसका जवाब देने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष के विधायक नारेबाजी करने लगे, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे का बचाव किया। हस्तक्षेप केला पाहिजे, आम्हालाही कळतंय अध्यक्ष महोदय, पाठीमागच्या काळामध्ये कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला होता। मुख्यमंत्री जेव्हा जबाबदारीने सांगतात सुरू झाली आहे, लाल कांद्याची देखील खरेदी सुरू झाली आहे, सगळ्या प्रकारच्या कांद्याची नाफेडने खरेदी सुरू केली आहे। आणि यांना जर पाहिजे असेल आणि यांना जर वाटत असेल, अध्यक्ष महोदय खाली बसा हे अध्यक्ष महोदय, आपल्याला शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर या ठिकाणी मार्ग काढायचा आहे की राजकारण करायचं एकदा ठरवलं पाहिजे। प्याज उत्पादक किसान जो है कीमत कम होने की वजह से, उनका रेट कम होने की वजह से अड़चन में आए हैं, और निश्चित रूप से इसके लिए एक समिति गठित, नाफेड ने खरीदी करना शुरू किया है। और ये सरकार किसानों का सरकार है। जब जब किसान तकलीफ में आया है तब तब इस सरकार ने उनको मदद की हुई है। नियम निकष सब बाजू में रखकर किसानों के पीछे खड़े रहने वाली सरकार है, और कांदा उत्पादक किसानों के पीछे भी सरकार खड़ी रहेगी, उनको दिलासा निश्चित रूप से देगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बड़ी बड़ी बातें करते रहे तो विपक्ष के नेता अजित पवार ने शिंदे के दावे को सरासर झूठ बताया। अजित पवार ने कहा कि नेफेड किसानों से कहीं कोई प्याज नहीं खरीद रही, सरकार को चाहिए कोई प्याज खरीदे
और एक्सपोर्ट करने का इंतजाम करे, जिससे किसानों की मदद हो सके। मुझे बिल्कुल उसके ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि नाफेड ने अभी तक खरीदी शुरू नहीं की है। मैंने उनको ये बताया कि नाफेड ने भी खरीदी शुरू करनी चाहिए, फेडरेशन को भी उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और एक्सपोर्ट भी तुरंत शुरू करना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका को और अपने बांग्लादेश को तो प्याज चाहिए ही चाहिए। उनके पास प्रोडक्शन एकदम कम है, तो उनको भी मदद हो जाएगी, अपने किसानों को भी ठीक तरह से उसका दाम मिल सकता है। ऐसा रास्ता उन्होंने निकालना चाहिए। एकनाथ शिंदे किसानों का हिमायती होने का दावा कर रहे हैं, अजित पवार सियासी हमले कर रहे हैं, लेकिन किसान वाकई में दुखी हैं। किसानों की तस्वीरें दिल दुखाने वाली हैं। मंडी में प्याज की कीमत वाकई में नहीं मिल रही है। फसल को मंडी तक ले जाने की कॉस्ट भी नहीं निकल पा रही। इसलिए किसान ने जिस फसल को 4 महीने मेहनत करके पैदा किया, उसी फसल को अपने ही खेत में दफना रहे हैं। कोई खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला रहा है, कोई प्याज के पौधे उखाड़कर गाय भैंसों को खिला रहा है। उस्मानाबाद से इसी तरह की तस्वीरें आई। खेतों में किसानों ने प्याज को खोद कर इकट्ठा करके रखा है, लेकिन बाजार ले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। किसान की साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया है। किसान की आंख में आंसू हैं और प्याज खुले में पड़ा हुआ सड़ रहा है। अब सवाल है कि किसानों की यह हालत क्यों हुई? मंडियों में प्याज की कीमत इतनी ज्यादा क्यों गिर गई? असल में नासिक और लासल गांव के आसपास के जिलों में प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। पता यह लगा कि हर साल प्याज की पैदावार और प्याज की डिमांड में एक बैलेंस होता है, इसलिए अच्छी खासी कीमत मिल जाती थी। लेकिन इस बार प्याज की पैदावार बम्पर हुई है। लासल गांव और नासिक की मंडियों में पता लगा कि इस साल सिर्फ जनवरी के महीने में प्याज पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा पहुंचा। फरवरी में प्याज की सप्लाई और भी बढ़ गई। महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी मंडी पिंपल गांव में तो पिछले साल से करीब 50% ज्यादा प्याज बिकने के लिए पहुंचा। यानी सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम है, इसलिए प्याज की कीमत गिरती चली गई और इतनी गिर गई कि किसान के लिए लागत निकालना मुश्किल हो गया। हालांकि महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार ने इस मामले में दखल दिया है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन नेफेड को किसानों से प्याज खरीदने को कहा गया है। नेफेड ने कल यानी 27 फरवरी को नासिक क्षेत्र में अपने 8 सेंटर्स पर करीब 425 मीट्रिक टन प्याज खरीदा। नेफेड ने बताया कि उसने पिछले 3 दिन में महाराष्ट्र के 168 किसानों से लगभग 638 मीट्रिक टन प्याज खरीदा है। देश के फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बताया कि नेफेड के अलावा एक और सरकारी एजेंसी को भी किसानों से प्याज खरीदने के लिए कहा गया है। सरकार की कोशिश है किसानों को उनकी मेहनत की पूरी कीमत मिले, किसानों का नुकसान न हो। तय कर दिया है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने निर्णय भी ले लिया है और नाफेड और एक और संस्था दोनों को आदेश दे दिया है कि वो अनियन खरीदना शुरू करें नासिक में। किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। वो ऑर्डर कर दिया है और मेरे ख्याल से पब्लिक डोमेन में भी आ गया होगा। ऑर्डर निकल गया है फॉर प्रोक्योरमेंट, तो नासिक में प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने पीयूष गोयल के दावे को गलत बताया। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि सरकार झूठ बोल रही है। किसानों से प्याज खरीदने के लिए नेफेड ने केवल एक सेंटर खोला है, उसमें भी प्याज केवल 800 से 900 रुपए क्विंटल के भाव से खरीदा जा रहा है। नाना पटोले ने कहा अगर सरकार सही कीमत पर किसानों से प्याज खरीद रही होती तो किसान पागल तो नहीं है कि वो अपनी फसल सड़क पर फेंकेंगे। जिस तरह से वो कहा कि हमने प्याज की खरीदी शुरू कर दी है, अरे जब शुरू ही नहीं हुई है तो वो झूठ बोल रहे हैं। वहां पर नाफेड का एक सेंटर खोल दिया, वहां पे भी खरीदी नहीं हो रही है। नाफेड का एक सेंटर अमरावती जिले में खोला गया था, वहां पर किसानों को लाठीचार्ज किया गया। वो बोला कि हमने शुरू कर दिया है। शुरू कर दिया इसका मतलब खरीदी शुरू नहीं हुई है। क्या किसान पागल है कि वो रास्ते पे आके खड़ा हो जाए और अपना प्याज फेंके? तो इस तरह का झूठ यहाँ पर बोलकर और किसानों के जख्मों पे नमक डालने का काम बीजेपी की राज्य की सरकार कर रही है और ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। सत्ता की जो मस्ती राज्य की सरकार को आई है,
ये जलती ही किसान और राज्य की जनता उतारेंगे। अन्नदाता का अपमान जिस तरह से राज्य की सरकार कर रही है, ये कदापि सहन नहीं किया जाएगा। अब ये सवाल तो सही है कि अगर प्याज की खरीद हो रही है तो फिर किसान प्याज क्यों फेंक रहे हैं। ये भी सही है कि इस साल प्याज की फसल बहुत ज्यादा हुई है, बम्पर हुई है। लासलगांव मंडी में पिछले साल फरवरी में करीब 90,000 मीट्रिक टन प्याज पहुंचा था, जबकि इस साल फरवरी में करीब 108 लाख मीट्रिक टन प्याज पहुंचा। इसी तरह पिंपलगांव मंडी में पिछले साल फरवरी में करीब 44,000 मीट्रिक टन प्याज पहुंचा था। इस साल फरवरी में किसान 1.5 गुना ज्यादा करीब 63,000 मीट्रिक टन प्याज लेकर पहुंच गए। इसलिए प्याज की कीमत अचानक गिर गई। लेकिन चर्चा इसलिए हुई क्योंकि एक किसान को 512 किलो प्याज के बदले ₹2.49 का चेक मिला। इस किसान का नाम है राजेंद्र चौहान। राजेंद्र चौहान सोलापुर के बोरगांव के रहने वाले हैं। उनका 512 किलो प्याज मंडी में सूर्या ट्रेडर्स नाम के प्याज कारोबारी ने खरीदा और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट काटकर ₹2.5 की पर्ची पकड़ा दी। ये ₹2.5 पाने के लिए भी किसान राजेंद्र चौहान को दोबारा मंडी आने के लिए कहा गया। राजेंद्र चौहान को 2 एकड़ में पैदा की गई प्याज के बदले ₹2.5 मिले। राजेंद्र चौहान ने बताया कि उन्होंने 2 एकड़ में करीब ₹1.5 लाख की लागत से प्याज लगाया था। मैंने 2 एकड़ प्याज लगाया और इसमें प्याज बेच के खलीफा सोलापुर आड़त दुकान में गया 17 तारीख को। वो उस दिन उसने मेरा प्याज ₹100 से क्विंटल ऐसा बेचा और इसमें मेरे को ₹2 पट्टी चेक के स्वरूप में दी। उसके ऊपर 3/8/3 तारीख दी चेक के ऊपर। 15 दिन के बाद ये पट्टी दी। इसका खर्च पट्टी लाने को जाने वक्त ₹250 होता है। मेरे को ₹2 की पट्टी चेक के स्वरूप में दी। इस किसान के साथ क्या हुआ, ये खबर जब फैली तो सरकार के कान खड़े हुए। सरकार ने सबसे पहला काम यह किया कि 512 किलो प्याज ₹2.5 में खरीदने वाले कारोबारी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। हालांकि प्याज उगाकर घाटा उठाने वाले राजेंद्र चौहान अकेले किसान नहीं है। लाखों किसानों का यही हाल है। किसानों का दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी चिंता जायज है, क्योंकि 1 एकड़ में प्याज उगाने की लागत कम से कम 60 से 70 हजार रुपए तक आती है। फिर प्याज की एक फसल 4 महीने में तैयार होती है। फसल तैयार होने के बाद किसान उसे मंडी भेजते हैं, इसका खर्च अलग से होता है। 1 एकड़ में लगभग 70-80 क्विंटल प्याज पैदा होता है। प्याज की बोरियों को पैक करने, ट्रक या ट्रैक्टर में लोड करने की लागत ₹10 प्रति बोरी आती है। इसे मंडी ले जाने का खर्च लगभग ₹50 प्रति बोरी हो जाता है। किसान कहते हैं 1 किलो प्याज उगाकर मंडी पहुंचाने में 10 से ₹12 प्रति किलो का एवरेज आता है। लेकिन इस वक्त लासल की मंडी में प्याज का थोक रेट 5 से ₹6 किलो ही है। मैंने लगभग 15-20 क्विंटल होगा आएगा ये मेरा। अभी ये माल जो है ₹500 में बिका है। हर एकड़ का देखो ऐसे है, लगभग 1 लाख तक खर्चा आता है उसमें। और उसमें ऐसे है कि कुछ किसानों को 90 क्विंटल तक एवरेज मिलता है, किसी को 50 तक मिलता है, लेकिन खर्चा तो सबका हो रहा है। 2.5 एकड़ प्याज था अभी, तो उसमें मैं बहुत घाटे में जा रहा हूँ अभी। तो जब आप 1 किलो प्याज यहाँ पर लेकर आए, 15 से 20 रुपए खर्च हुए, अब आपको कितना दे रहे हैं? ₹5 मिला है आज ₹5 किलो के लिए सबसे रेट मिला है। एक और किसान की बात आपको सुनवाता हूं। अपनी फसल लेकर लासलगढ़ मंडी पहुंचे इस किसान ने बताया कि सबसे अच्छी क्वालिटी की प्याज पैदा करने के लिए किसान को 1 एकड़ में ₹1 लाख लगाने पड़ते हैं। और अब जो कीमत मिल रही है उससे खर्चा निकलना तो दूर, किसान लोन का ब्याज भी नहीं चुका पाएगा। उसके बाद बैंक वाले किसानों की जमीन भी छीन लेंगे। यहाँ पे मैं माल लेके आया था। माल यहाँ पे लेके आने तक मेरे को 14 या 15 रुपए तक खर्चा आ जाता है।
खर्चा आने के बाद वो कम से कम 20 रुपए तक बेचना चाहिए, तब जाके किसान को 2-4 रुपए कुछ बचेगा केजी पर। लेकिन यहाँ पे हालत ऐसी है, 4-5 रुपए 6 रुपए तक बेच रहा है। अगर सबसे बढ़िया क्वालिटी 6 रुपए माल बेच रहा है तो किसान को सबसे बढ़िया क्वालिटी बनाने के लिए प्रति एकड़ 1 लाख रुपए तक खर्चा आ जाता है, और 1 लाख में हमको मिल रहे 40 या 50 हजार। मतलब प्रति एकड़ हम अगर 1 लाख के पीछे 50 हजार घाटा खा रहे हैं तो हमें पीछे बच रहा है 50 हजार रुपये कर्जा हो रहा है। और जो हर साल 2-4 साल बीत गए तो बैंक हमारे घर पे आ जाएगी और बोलेगी कर्जा भरो। मतलब हर किसान कर्जा बाजारी होता जा रहा है और यहाँ पे कोई देखता नहीं है। अब मैं आपको प्याज खरीदने वाले कारोबारियों की बात सुनवाता हूं। लासलगढ़ मंडी में किसानों से प्याज खरीदने वाले कारोबारी मानते हैं कि किसानों को उनकी लागत भी नहीं मिल पा रही, लेकिन वो कहते हैं हम भी मजबूर हैं, क्योंकि एक तो प्याज की क्वालिटी के हिसाब से दाम तय होते हैं और दूसरे फसल ज्यादा हुई है, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, इसीलिए किसानों को लागत भर का पैसा नहीं मिल पा रहा। लासलगांव के खासियत ऐसा है कि 50, 60, 70 किलोमीटर से लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे ये फार्मर ये अभी नहीं आए, रात को आए, कल सुबह यहाँ से निकले, टिफिन लेके आते हैं, यहाँ पे सोते हैं। उनका सुबह से कोई तभी बाइक पे लेके टिफिन यहाँ पे लाता है बराबर, तो काफी मेहनत इसमें लगती है। तो आप पकड़ के चलो 60 किलोमीटर से फार्मर यहाँ पे आ रहा है तो उनको डीजल कितना लगता होगा। ट्रैक्टर का एवरेज पकड़ा जाए तो उसको कम से कम 1000 से 2000 का डीजल यहाँ पे लगता है बराबर। उसके 2 आदमी घर पे भी उसके जो लेबर होते हैं, कम से कम एक ट्रैक्टर भरने के लिए 5 से 10 लेबर काम करते हैं। ओके, तो वो भी उनका एक खर्चा है। प्रोडक्शन कॉस्ट 10-12 रुपए है, बाकी का ये भी खर्चा जोड़ा जाए तो वो बहुत महंगा पड़ता है। बट अभी एक पकड़ के चलो, मैं ऑल ओवर में आपको बोलता हूँ कि फार्मर फोकट में प्याज दे रहा है। अभी उसको प्रॉफिट नहीं है, घर से पैसा जा रहा है। अभी लोगों की मानसिकता ऐसी फार्मर की कि हमने प्याज नहीं लगाया होता तो अच्छा होता, हमारे पैसे तो बच जाते हैं, जो हमारा खर्चा हुआ है वो तो बच जाता है। ये फार्मर किसी के भी खुशी नहीं है, जो भी फार्मर है सब दुखी है। और इसका इम्पैक्ट ऐसा गिर रहा है कि जो बाकी के व्यापार है, जैसे कि लासलगांव का इकोनॉमी प्लेस है, आशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, बट फार्मर को पैसा नहीं मिल रहा है, इसके वजह से बाकी व्यापार पे भी उसका इम्पैक्ट गिर रहा है। अब प्याज तो आप भी खाते होंगे और आप सोच रहे होंगे कि प्याज की बम्पर फसल हुई है, मंडी में दाम गिर गए हैं, किसान प्याज फेंकने को मजबूर हैं, लेकिन आपको अभी भी प्याज 20 से 30 रुपए क्यों मिलता है? क्या वजह है कि मंडी में 5 रुपए किलो बिकने वाला प्याज आप तक पहुंचते पहुंचते 25 रुपए किलो हो जाता है? एक व्यापारी ने इसकी वजह समझाई। कहा कि मंडी में थोक में प्याज खरीदने वाले उसे क्वालिटी के हिसाब से काट छांट कर लोड करते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में भेजते हैं। वहां पहले ये थोक व्यापारी उस प्याज को खरीदते हैं, फिर उनसे खुदरा व्यापारी ले लेते हैं और फिर वो प्याज लोकल मार्केट पर पहुंचता है, रिटेल में बिकता है। हर लेयर के साथ दाम 4-5 रुपए बढ़ता जाता है। जो 5 रुपए में यहाँ पे बोली लग के माल खरीदा जाता है, वो यहाँ से वेयर हाउस पे जाता है, वहाँ पे पूरा सॉर्टिंग ग्रेडिंग होता है। उसको सॉर्टिंग ग्रेडिंग आप देख सकते हो, इसमें जो छोटा माल है, खराब माल है, वो छटा जाता है और उसमें जो अच्छा माल है वो पैकिंग होता है। पैकिंग करने के बाद व्यापारी को 2 रुपए के आसपास उसको खर्चा बैठता है। फिर पैकिंग होने के बाद उसको लोकल ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट का खर्चा ऐड होता है। मैं आगे जाता हूँ। आप कह रहे कि 2 रुपए ये खर्चा किस आधार पे आप लोग जो है 2 रुपए बढ़ाते हैं? 5 रुपए का माल खरीदा, वेयर हाउस तक गया, फिर ये 2 रुपए क्यों बढ़ रहा है? उसमें लेबर का खर्चा आ जाता है, वापस से मार्केट कमेटी का जो कोई नॉमिनल फीस रहता है वो हो जाता है, रिजेक्शन का खर्चा आजकल के रेट में, ये जो मौसम है, धूप बड़ी है, उसकी वजह से रिजेक्शन ज्यादा निकल रहा है। जो स्किनलेस या स्किन आउट माल जिसको बोलते हैं वो ज्यादा आ रहा है, तो वो खर्चा हो गया। बैग का खर्चा हो गया, जूट बैग हो गया, जूट के भी भाव बढ़ गए, उसकी वजह से जूट बैग का खर्चा भी आज ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो अब 5 रुपए का माल आपके हिसाब से इस प्रक्रिया की वजह से 2 रुपया बढ़ जा रहा है, तो 5 रुपए का माल हो गया 7 रुपया। अब वो आगे जब जाता है तब किस तरह से डिसाइड होता है? आगे फिर ट्रांसपोर्ट लगता है, फिर यहाँ से जो बड़े व्यापारी है, मान लो दिल्ली माल गया, तो दिल्ली के जो व्यापारी है जो 25 टन माल खरीद रहे, तो वो पूरा माल लेके फिर उनके यहाँ पे छोटे छोटे व्यापारी आके कोई 5 टन 10 टन लेके जाता है। फिर वो व्यापारी उसका 1 रुपया 50 पैसा जो कुछ नॉमिनल मार्जिन है वो रख के आगे देता है। फिर उससे कोई लेके जाता है, कोई जो फिर रिटेल में बेच रहा है वो कोई 100 किलो लेके जाता है, फिर 200 किलो लेके जाता है। ऐसे वो क्या बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे जाता है वो माल। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि लोकल मंडी में प्याज के दाम में इतनी गिरावट है तो फिर किसान प्याज को एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते?
एनसीपी के सांसद सुप्रिया सुले ने सरकार से प्याज के एक्सपोर्ट पर लगी रोक को हटाने की मांग की, लेकिन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एक्सप्लेन किया प्याज के एक्सपोर्ट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। उन्होंने बताया कि प्याज का एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन जब हमने प्याज के कारोबारियों से पूछा कि जब दुनिया में प्याज की इतनी डिमांड है तो एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा एक्सपोर्ट करने में कई परेशानियां हैं। व्यापारियों ने बताया कि पहले बांग्लादेश, श्रीलंका, सऊदी अरब और गल्फ के दूसरे कंट्रीज में प्याज खूब एक्सपोर्ट होता था, लेकिन आजकल वहां डिमांड काफी कम हो गई है। एक्सपोर्ट नहीं होने से घरेलू मार्केट में प्याज की भरमार हो गई है, इसलिए दाम गिर गए। गवर्नमेंट ने इसको सब्सिडी देना चाहिए, एक्सपोर्ट में सपोर्ट करना चाहिए। जो हम कंटेनर भेज रहे, अभी आप 3 महीने पहले देखा तो 1100 रुपए के फ्रेट थे दुबई के लिए, वही फ्रेट आज 1800 रुपए डॉलर हो गए। मतलब क्या कि हमें फॉर एग्जांपल कॉस्टिंग नहीं मिल रहा है तो हमारा फ्रेट नहीं मिल रहा है, तो हमें कॉस्टिंग बिठाने के लिए तो रेट कम करना पड़ता है। यहाँ पे रेट कम कर रहे तो फार्मर को भी रेट कम मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ने फ्रेट कम करना चाहिए, एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी देना चाहिए। ये चीजें हुई तो रेट बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। महाराष्ट्र में प्याज सस्ता है, किसान परेशान है, लेकिन दुनिया के कई मुल्कों में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। फिलीपींस में प्याज 900 से 1100 रुपए किलो तक बिक रहा है। मोरक्को, उज्बेकिस्तान जैसे मुल्कों में प्याज मिलना मुश्किल हो गया है। सबसे ज्यादा प्याज की कीमतें एक साल में टर्की में बढ़ी हैं। इसकी वजह है कि पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से प्याज की फसल खराब हो गई। नॉर्थ अमेरिका में सूखे के कारण प्याज की पैदावार कम हुई, वहां बीज और खाद की कीमतें आसमान छूने लगी। इसका असर प्याज के प्रोडक्शन पर पड़ा। प्याज के सबसे बड़े एक्सपोर्टर नेदरलैंड्स में सूखे का असर हुआ। प्याज की पैदावार करने वाले उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में पाले के कारण प्याज की फसल बर्बाद हो गई। इन सब के अलावा रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण प्याज की कीमतों पर असर पड़ा। अब सवाल है कि अगर इतने सारे मुल्कों में प्याज की कमी है और हमारे यहां प्याज की पैदावार ज्यादा हुई है, तो भारत प्याज का एक्सपोर्ट क्यों नहीं करता? सरकार का कहना है कि प्याज के एक्सपोर्ट पर किसी तरह का कोई बैन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मंडी में प्याज में डील करने वाले कारोबारियों का कहना है कि एक्सपोर्ट करने के लिए कंटेनर की भारी कमी है। एक्सपोर्ट के लिए जो कंटेनर्स हायर किए जाते हैं उनका किराया बहुत ज्यादा हो गया है। एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो गया है। मुझे लगता है कि सरकार को उस पर ध्यान देने की जरूरत है। प्याज एक्सपोर्ट होगा तो सरकार को फायदा होगा और किसानों को भी उनकी मेहनत का वाजिब दाम मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं प्रयागराज के सनसनीखेज उमेश पाल मर्डर केस के बारे में। इस केस में आज कई बड़े खुलासे हुए। पुलिस का दावा है कि उमेश पाल की हत्या में जो 7 शार्प शूटर शामिल थे उनकी पहचान कर ली गई है। उमेश पाल पर फायरिंग करने वालों में अतीक अहमद का बेटा असद भी शामिल था। अब पुलिस को उसकी तलाश है। दावा यह किया गया है कि एसटीएफ की गिरफ्त में आए सदाकत ने इस मर्डर केस के कई राज उगल दिए हैं। पता यह चला कि उमेश पाल की हत्या का आदेश अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद माफिया डॉन अतीक अहमद ने दिया था। हत्या की पूरी प्लानिंग अतीक अहमद ने रची। अतीक की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की पूरी प्लानिंग बरेली की जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ ने की। सदाकत ने खुलासा किया कि अतीक अहमद ने अपने 2 साथियों से कहा कि वो बरेली जेल में अशरफ से मिले। अशरफ उन्हें पूरा प्लान समझा देगा। अशरफ ने इन लोगों से मुलाकात की। अशरफ ने जेल में मुलाकात के दौरान उमेश पाल की हत्या की जगह और तारीख तय की, शूटर्स के नाम तय किए, सबको रोज समझा दिया गया। इसके बाद सदाकत ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल के रूम नंबर 36 में बाकी शूटर्स के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में अतीक अहमद साबरमती जेल से और उसका भाई अशरफ बरेली जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। सदाकत ने यह भी बताया कि अशरफ ने उमेश पाल की हत्या के बाद वहां से भागने का भी पूरा प्लान पहले ही समझा दिया था। सदाकत को कोर्ट ने अब 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। दूसरी तरफ एसटीएफ बरेली जेल में बंद अशरफ से मिलने वालों के रिकॉर्ड की जांच कर रही है। उमेश पाल की हत्या में इस्तेमाल की गई गाड़ी को भी पुलिस ने अतीक अहमद के घर के पास से बरामद किया है। यह गाड़ी अतीक अहमद के करीबी नफीस अहमद की थी।
नफीस अहमद प्रयागराज में बिरयानी की दुकान चलाता है। हालांकि उसका कहना है कि कुछ महीने पहले उसने इस गाड़ी को रुखसार नाम की एक महिला को बेच दिया था। ये महिला फिलहाल फरार है। पुलिस के मुताबिक उमेश पाल की हत्या के लिए 13 शूटर्स की टीम बनाई गई थी। 6 शूटर्स को उमेश पर फायर करने के लिए लगाया गया था, जबकि 7 शूटर्स को बैकअप के लिए रखा गया था। हत्या करने वाली टीम का मेन शूटर गुलाम था, जो अतीक का करीबी है। गुलाम ने ही उमेश पर सबसे पहले गोली चलाई। गुलाम की वाइफ और भाई पुलिस कस्टडी में है। पुलिस का दावा है कि इस मर्डर में अतीक का बेटा असद खुद मौजूद था। पुलिस को अब हत्या में शामिल शूटर्स के साथ गुलाम और असद की तलाश है। दूसरी तरफ अतीक अहमद की वाइफ शाइस्ता परवीन ने इलाहाबाद जिला कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है। शाइस्ता का इल्जाम है कि उनके 2 बेटों को पुलिस उठाकर ले गई है। पुलिस ने न तो गिरफ्तारी दिखाई है और न बेटों के बारे में कोई जानकारी दे रही है। कोर्ट ने इस मामले में प्रयागराज पुलिस से 2 दिन में रिपोर्ट मांगी है। 2 मार्च को इस मामले की सुनवाई की जाएगी। प्रयागराज की जिला अदालत में एक और पिटीशन फाइल की गई थी, जिसमें पेशी के लिए जाते वक्त अशरफ की हत्या की आशंका जताई गई है। इसलिए अदालत ने अतीक के भाई अशरफ की जेल से बदलने और वारंट पर प्रयागराज न ले जाने की अपील की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन इस मामले में सियासत भी हो रही है। सियासत शुरू हुई एक तस्वीर से। अखिलेश यादव के साथ उमेश मर्डर केस के आरोपी सदाकत खान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये फोटो लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर की है, जिसमें अखिलेश सदाकत से हाथ मिला रहे हैं। जैसे ही तस्वीर वायरल हुई, बीजेपी ने अखिलेश यादव पर हमला किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने ही अपराधियों को बढ़ावा दिया है। अखिलेश यादव के राज में माफिया फले फूले हैं। ये फोटो इसी का सबूत है। अखिलेश यादव ने जवाब देने में देर नहीं की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जमाने में किसी के साथ फोटो होने का मतलब यह नहीं कि आपके उसके साथ रिश्ते हैं। तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है। कल जब हम लोग खाना खा रहे थे तो हमारी तस्वीर मुख्यमंत्री जी के साथ थी, और अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने केस वापस न लिए होते तो सोचो आप क्या चला रहे होते। तो आज ये सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी आता है फोटो खिंचवाता है। आपने आधी फोटो देखी, लाने वाला भी उसके अंदर फोटो के अंदर है, जिसने मिलाया वो भी फोटो के अंदर है। अखिलेश ने कहा इस फोटो में वो शख्स भी है जिसने उन्हें सदाकत से मिलवाया था। उनका इशारा समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रवक्ता ऋचा सिंह की ओर था, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया है। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट की। इस फोटो में सदाकत खान बीजेपी पूर्व एमएलए नीलम करवारे के पति उदयभान करवरिया के साथ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर उदयभान करवरिया के घर की है। इस फोटो के जरिए समाजवादी पार्टी ने उमेश पाल की हत्या को सीधे सीधे बीजेपी की साजिश करार दे दिया। उमेश पाल की हत्या और उससे जुड़े पॉलिटिकल कनेक्शन सबूत है इस बात का कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की जड़ें कितनी गहरी है। यह सबूत है इस बात का कि माफिया को आज भी राजनीतिक दलों का प्रोटेक्शन है। योगी आदित्यनाथ ने माफिया पर, गैंग्स पर जब जब बुलडोजर चलवाए, जब भी कहीं एनकाउंटर हुए, जब जब सख्ती की गई तो उनकी आलोचना हुई, योगी पर सवाल उठाए गए। लेकिन यह अकेली घटना बताती है कि योगी ने अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए जो एक्शन लिया वो कितना जरूरी था। यह घटना यह भी बताती है कि यूपी में अपराध और अपराधी अभी भी जड़ से खत्म नहीं हुए हैं। अभी और एक्शन की जरूरत है, अभी और सख्ती की जरूरत है। आज गुरुग्राम से जो तस्वीरें आई वो चौंकाने वाली हैं। एक सरकारी अफसर ने सड़क पर रखे सरकारी गमले चुरा लिए। चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और इस शख्स की चोरी पकड़ी गई। तस्वीरों में आपको जो शख्स आराम से खुलेआम सड़क से उठाकर गमलों को अपनी गाड़ी में रखता दिखाई दे रहा है, उसने ये गमले खरीदे नहीं हैं, बल्कि वो सरेआम चोरी कर रहा है। ये व्यक्ति जो गमले अपनी गाड़ी में रख रहा है वो गुरुग्राम की खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रखवाए। गुरुग्राम में कल से G20 की 3 दिन की बैठक शुरू हो रही है। इस मीटिंग में G20 देशों के प्रतिनिधि गुरुग्राम आएंगे। इस मौके पर शहर को सजाने के लिए ये गमले यहाँ रखवाए गए थे, लेकिन इस शख्स ने ये गमले चुरा लिए
और हैरानी की बात है कि जिस शख्स ने गमले उठाए वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अफसर है। उसने ऐसा क्यों किया ये बात तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन में आ गया। पुलिस से इस मामले में कार्रवाई करने को कहा गया है। गुरुग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस मामले में पुलिस में कंप्लेंट भी की है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।